बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ब्रेकफास्ट प्लस, जिसमें अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के.जी. सुरेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुरेश हमारे स्टूडियो में। आज की सुबह एक नए राष्ट्रपति के नाम के साथ शुरू हुई है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी रायसीना हिल्स तक का सफर उन्होंने तय कर लिया है। इस वक्त अगर हम ये जानना चाहें कि उनकी अभी तक भूमिका भारत की राजनीति में बहुत अहम रही है, वक्त वक्त पर उन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया है हर स्तर पर, लेकिन अब भारत की राजनीति में आगामी समय में जिस तरह की चुनौतियां मौजूदा समय में भी हम देख रहे हैं और आने वाले समय में भी हम देखने वाले हैं, क्या लगता है आपको कि अब भारत की राजनीति में कितने निर्णायक भूमिका रहेगी राष्ट्रपति के तौर पर प्रणब दा की? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इस बार जो चुनाव के नतीजे आपने देखे, उससे साफ जाहिर होता है कि ये सिर्फ एक यूपीए के प्रतिनिधि का जीत नहीं था। कहीं ना कहीं प्रणब मुखर्जी का अपना जो पर्सनल करिश्मा ने काम किया है। आपने देखा कि जो विपक्ष है, एनडीए है, उसमें खुद फूट हुई और दो प्रमुख दल उसके उन्होंने राष्ट्रपति को चुना। और सबसे बड़ी बात है कि कर्नाटक में जहां बीजेपी का अपना सरकार है, वहां भी कुछ विधायकों ने 14-15 विधायकों ने जो है उन्होंने जो है क्रॉस वोटिंग किया। इसी से पता चला कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी या शिकायत अपने दल से रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रणब दा का, और यहां तक कि उत्तर पूर्व में जहां से उनके प्रतिद्वंदी बिलोंग करते हैं, उधर से भी अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर वोट जो है प्रणब मुखर्जी को पड़े। तो कहीं ना कहीं यूपीए का तो समर्थन रहा ही है, और कहीं ना कहीं इनका अपना पर्सनल करिश्मा पूरे देश में सभी दलों के साथ, सभी नेताओं के साथ जो व्यक्तिगत संबंध और उनका जो एक कद्दावर नेता है, वो कहीं ना कहीं इसमें जो है एक अहम भूमिका रही है। सुरेश जी की शख्सियत की लड़ाई होती है राष्ट्रपति पद का चुनाव। और जहां तक आपका सवाल है, मुझे तो लगता है कि अभी से ही उनकी कमी खल रही होगी यूपीए को। अब जब एनसीपी का ये जो क्राइसिस आ गया है, तो कहीं ना कहीं महसूस हो रहा होगा कि काश प्रणब जी हमारे साथ होते, क्योंकि वो हमेशा जो फायर फाइटिंग का जो काम करते थे, आग बुझाने का काम जो करते थे, और आज से नहीं, पता नहीं कितने सालों से, कितने दशकों से कांग्रेस के लिए वो काम करते रहे हैं। जब भी कोई ऐसे, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अगर जीओएम में कोई रहा है तो वो प्रणब जी रहे हैं। सबसे ज्यादा कोई भी क्राइसिस सिचुएशन में जो रहा है तो वो प्रणब दा रहे हैं। तो ऐसे में उनकी कमी जरूर, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी जो है वो पूरा नहीं कर सकता, जरूर इससे नया नेता, जब भी मौका मिलता है एक नया नेता उभर के आता है, लेकिन कमी जरूर खलेगी कम से कम इन्हीं शुरुआती कुछ दिनों में, क्योंकि उनका एक ऐसा एक परिपक्व तरीके से, जिस तरीके से उनका डीलिंग था, चाहे अपना विरोधी क्यों ना हो, पार्लियामेंट में भी हमने आपने देखा है, संसद में भी वो किस तरीके से डिजाम कर लेते हैं, 1 मिनट नहीं लगाते हैं अगर कोई गलती हो गई, एक त्रुटि हो गई तो क्षमा मांगने के लिए। तो इस तरीके से उन्होंने कई लोगों का दिल को जीता है। इवन विपक्ष ने हमेशा उनकी तारीफ ही की है, भले उन्होंने इस बार जो है उनके विरोध में उम्मीदवार जरूर उतारा हो, लेकिन हमेशा संसद में जो है हमेशा जो है तारीफ ही की है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी कमी कुछ दिनों के लिए राजनीति में जरूर जो है उनकी कमी खलने की बात है। अगर इसी बात से, आपकी बात से ही बात ली जाए तो एक बात, सवाल और भी दिमाग में आता है कि क्या जिस तरह से अभी तक इस जीत के बाद यूपीए दावा करती रही है और ढेर सारे दावे और खुशी का माहौल, सारी चीजें हैं, लेकिन क्या स्थिति वास्तव में प्रणब मुखर्जी के जाने के बाद ऐसी ही रहेगी? क्योंकि आपने जैसा बताया कि एक संकट मोचक जो था वो चला गया है, अब वो राष्ट्रपति भवन में उनकी भूमिका जाहिर सी बात है सक्रिय राजनीति में नहीं रहेगी। और ऐसे में कितनी सुरक्षित होगी, या ये कहा जाए कि अभी तक जो आक्रमण झेलती रही है यूपीए सरकार, उसको झेलने की शक्ति कहां से मिलेगी? क्योंकि देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि व्यक्ति का एक अहम भूमिका रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए व्यक्ति तभी है जब दल है जी। तो व्यक्ति से ऊपर है दल, दल से ऊपर नहीं है व्यक्ति। मुझे लगता है कि जहां अभी अगर आप एनसीपी की पूरे इस जो प्रकरण की तरफ अगर आपका इशारा है, तो मैं यही कहूंगा कि इसको मैं बहुत गंभीरता से भी नहीं लेता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के चुनाव से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं अभी से ही शुरुआती, जिसे कहते हैं जैसे अलायंस पार्टनर्स में आपस में जो बार्गेनिंग हार्ड चलता है, वो चाहे वो सीट के लिए हो, लेकिन अगर आप वहां के वस्तु स्थिति को देखेंगे महाराष्ट्र के, तो जिस स्थिति में आज
कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा है कि उद्धव और राज भी साथ में आ रहे हैं। याद रखें कि पिछली बार चुनाव में एक अहम भूमिका, मैं ये नहीं कह रहा कि सारा उनके वजह से हुआ, लेकिन जो शिवसेना में जो फूट रही, जिसमें मनसे और शिवसेना जो अलग रही, उसका जरूर फायदा जो है कांग्रेस एनसीपी कंबाइन को मिला था। और इस बार कहीं आशंकाएं जताई जा रही है, कहीं ये दोनों भाई एक साथ आ गए तो फिर शिवसेना बीजेपी का तो है ही ऑलरेडी रिश्ता, तो ऐसे में हालात बहुत कठिन हैं। मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल अलग होने का इस तरह का कोई फैसला जो है एनसीपी की तरफ से होने की गुंजाइश है, लेकिन हार्ड बार्गेनिंग जो है मैं उसको वही देखता हूं। लेकिन हां, बड़े ही डेफ्ट तरीके से इसको हैंडल करने की जरूरत है, क्योंकि प्रणब दा इस वक्त नहीं है उनके साथ। इस वक्त उनका बिल्कुल ही एक तटस्थ भूमिका में आ गए हैं राष्ट्रपति के तौर पर, तो ऐसे में थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता असंभव है। रास्ते निकल आते हैं। सुरेश जी, देखा जाए तो इस वक्त गठबंधन दलों की राजनीति चल रही है। अपेक्षा या संभावनाएं या शंकाएं जताई जा रही हैं कि 2014 के मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं। इन सब तमाम अटकलों और खबरों के बीच पिछली बार हमने देखा कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के कार्यकाल में कोई ऐसी संवैधानिक चुनौती सामने नहीं आई, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आगामी समय में हो सकता है कि कई ऐसी संवैधानिक चुनौतियां देश के सामने आए। ऐसे में गैर राजनीतिक पद पर प्रणब दा के सामने आप कौन सी चुनौतियां देखते हैं? देखिए, कभी भी मुझे नहीं लगता कि जितने भी लोगों ने प्रणब दा को इतने करीब से जाना है, कवर किया है मीडिया में और भी लोग, कि वो कभी किसी भी सरकार के किसी पार्टी विशेष के कोई पिट्ठू या एजेंट की तरह कभी बिहेव करेंगे, ये कोई नहीं उम्मीद करता। देखिए, ये कहने वाली बातें होती है, लेकिन अगर एक बार आप सत्तासीन हो गए, आप उस पद पे बैठ गए, तो उसमें अपने आप एक तटस्थता आ जाती है। आप पूरे देश के लिए सम्माननीय हैं, पूरा देश आपको देखता है। कल अगर आपने भाजपा का अगर वक्तव्य देखा कि अब वो हमारे राष्ट्रपति, आपके राष्ट्रपति है, पूरे देश के राष्ट्रपति है, वो सबके राष्ट्रपति हैं। मुझे लगता है कि उनका जिस तरीके से संविधान का समझ है, जिस तरीके से उनका जो इतने सालों का तजर्बा है, और देखिए बड़ा क्लियर है इसमें कि चाहे वो कोई भी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस कई केसेस में आपका, चाहे वो झारखंड में जो बूटा सिंह जी वाला वो बहुमत वाला पूरा प्रकरण रहा हो, कहीं भी हर विषय में राष्ट्रपति का रोल बड़ा सुनिश्चित है कि किसको बुलाना चाहिए, क्या मापदंड होना चाहिए सरकार को, सरकार में न्योता देने के लिए, सरकार बनाने के लिए बड़े क्लियर कट गाइडलाइंस हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी राष्ट्रपति उन गाइडलाइंस का उल्लंघन करेगा और किसी तरीके से करेगा। आपने यहां देखा कि एक बार बूटा सिंह जी को बहुत ज़ैल सिंह जी को बहुत ही वफादार माना जाते थे वो, लेकिन जब कोई एक ऐसा बिल, पोस्टल बिल का जब मामला आया, तो उन्होंने जो है उसको वापस भेजा। तो ऐसा नहीं है, जब भी कोई राष्ट्रपति को लगता है कि कोई शायद भारत के आम आदमी के, जनता के हित में कोई चीज नहीं है, तो मुझे लगता है कि जिस पर जो सदैव जिसे कहते हैं वफादार रहा है, वो भी कहीं ना कहीं उसकी वफादारी आखिरकार जो है राष्ट्रपति पद में बैठने के बाद संविधान के साथ रहता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके जी सुरेश जी। कहा भी जाता है कि एक बार जब न्याय की कुर्सी पर आप बैठते हैं तो आप उसी तरह से बिहेव भी करते हैं और ऐसे ही अंश आपके अंदर आ जाते हैं, ये माना जाता है। एक और इन चुनावों से जुड़ी हुई जो बात कही जाए, ये कई मायनों में चुनाव अलहदा रहे हैं। इसके पहले जिस तरह से इसकी कन्वेंसिंग से पहले, नामांकन से पहले जिस तरह से जो भी सारा चीज रहा, अब बाद में भी पीए संगमा साहब का ये कहना है, एक स्टेटमेंट आया है कि राज्यों को लुभाया गया, गैर यूपीए शासित राज्यों को, और इसके लिए एक आचार संहिता बननी चाहिए, उनका ये कहना है। देखिए, हम एक इवॉल्विंग डेमोक्रेसी है, कई चीजें सीख रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं हमने देखा कि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट भी कई वर्ष बाद बने जी, जो आपके लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए, तो अगर ऐसा एक सोच कहीं है तो आने वाले दिनों में सोचा जा सकता है। लेकिन ये आरोप, इसको मैं उतना सही ये मानने के लिए इसलिए तैयार नहीं हूं कि अगर ये कहें कि नीतीश कुमार जैसे या मुलायम सिंह जी जैसे सुलझे हुए नेता जो है, उनको कुछ लालच दिखाकर जो है वो अपने एक स्टैंड पर समझौता कर लें। अगर ऐसा है तो यही पैकेज के बावजूद जो है एफडीआई के मुद्दे पर जो है मुलायम सिंह ने आज जो है उसमें दूसरे दलों के साथ मिलकर जो है सरकार को पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री को। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात है। जहां तक मुलायम का समर्थन का है, आप देखेंगे कि चुनाव में राष्ट्रपति का जो है घोषणा नाम से पहले ही जो तीसरा जो आपका जो वर्षगांठ यूपीए 2 का जो मनाया गया, तो उसमें जो मुलायम सिंह जी उपस्थित थे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ
सिर्फ उससे जोड़ा जाना चाहिए। क्योंकि आपने प्रणब दा का एक व्यक्तित्व भी ऐसा था, उनके रिश्ते ऐसे थे सबके साथ, तो मुझे ये कहना कि पूरी तरीके से मैं इसको जायज बिल्कुल नहीं समझता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसी आशंकाएं भी है, जैसे जैसे हम इवॉल्व हो रहे हैं एक जनतंत्र में, तो इस तरह के कोड ऑफ कंडक्ट भी जैसे लोकसभा और राज्यसभा चुनाव में रख दिए जाते हैं, उसमें कोई सुधार के लिए तो हमेशा गुंजाइश है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस आरोप का इस वक्त बहुत ज्यादा रिलेवेंस है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ स्टूडियो में आकर इन तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए। शुक्रिया।